नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 19 मई 2026 की 5 बड़ी और थोड़ी उलझी हुई खबरों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। राजनीति के गलियारों से लेकर समंदर की गहराइयों तक। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के हमारे मेन टॉपिक्स हैं देश की राजनीति में हो रहे बड़े बदलाव, हमारी नौसेना की बढ़ती ताकत, दुनिया भर में भारत के कूटनीतिक कदम, मीडिया एथिक्स से जुड़ा एक गर्मागर्म मुद्दा और आखिर में एक दिलचस्प कानूनी अपडेट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश के राजनीतिक माहौल की। नजर डालते हैं 2029 के संभावित चैलेंजर पर। अब सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि आखिर 2029 में बीजेपी को सीधी चुनौती कौन देगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो हाल ही में जो चुनावी नतीजे और बदलाव देखने को मिले हैं वो राहुल गांधी को एक मुख्य राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर आगे ला रहे हैं। खासकर इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से ही लीडरशिप को लेकर जो एक सस्पेंस था वो अब काफी हद तक साफ होता दिख रहा है। अब जरा यहां गौर कीजिएगा, ये पॉइंट काफी दिलचस्प है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि टीएमसी, आम आदमी पार्टी और जेडीयू जैसी क्षेत्रीय पार्टियां जो कभी बहुत मजबूत हुआ करती थीं, वो अब बीजेपी की रणनीतियों के सामने अपने ही गढ़ में संघर्ष कर रही हैं। और इस सिचुएशन का सीधा नतीजा क्या हो रहा है? रीजनल पार्टियों के कमजोर होने से जो एक राजनीतिक खालीपन आ रहा है ना, कांग्रेस बहुत ही नेचुरली उस डिफॉल्ट नेशनल ऑल्टरनेटिव की जगह ले रही है। लेकिन रुकिए, इस पूरी पिक्चर में एक बहुत ही मजबूत दीवार अभी भी खड़ी है, और वो है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में उनका मुस्लिम यादव वोट बैंक आज भी बेहद सॉलिड है। इसलिए 2027 में जो यूपी के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक राज्य के चुनाव नहीं होंगे, वो एक तरह से लिटमस टेस्ट होंगे। वही तय करेंगे कि 2029 के महामुकाबले में विपक्ष का निर्विवाद चेहरा आखिर कौन होगा। अब राजनीति के मैदान से सीधे चलते हैं हिंद महासागर की गहराइयों में, जहां से हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट आई है। नंबर 4। ये कोई आम नंबर नहीं है दोस्तों। हाल ही में एक बेहद दुर्लभ नज़ारा देखने को मिला, जहां एक साथ 4 विशालकाय अरिहंत क्लास परमाणु पनडुब्बियों को डॉक किया हुआ देखा गया। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल आईएसएस की सैटेलाइट तस्वीरों ने विशाखापट्टनम में इस शानदार बेड़े को कैद किया है। इसमें शामिल हैं आईएनएस अरिहंत, अरिघात, अरिधमन और जल्द ही आने वाली अरिसुधन। मतलब हमारी नौसेना की ताकत किस रफ्तार से बढ़ रही है, ये उसका जीता जागता सबूत है। और जरा इनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। ये 700 किलोमीटर मारक क्षमता वाली K-15 और 3500 किलोमीटर रेंज वाली बेहद एडवांस्ड K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। इन पनडुब्बियों के पीछे जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है वो है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और समंदर में लगातार अपनी मौजूदगी बनाए रखना। आसान भाषा में समझे तो अगर खुदा न खास्ता कोई हम पर हमला करता है तो ये पनडुब्बियां समंदर की गहराई से ऐसा करारा जवाब देंगी कि दुश्मन सोच भी नहीं सकेगा। ये हमारे देश का एक बेहद मजबूत और भरोसेमंद रक्षा कवच है। चलिए समंदर से निकलकर अब जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं और बात करते हैं भारत के बढ़ते वैश्विक कदमों की, नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूरोप का एक बहुत ही अहम और व्यस्त दौरा किया। 15 मई को यूएई से शुरू होकर नीदरलैंड्स, स्वीडन, फिर 18 और 19 मई को नॉर्वे और आखिर में इटली। इस पूरे 5 देशों के दौरे का जो सबसे बड़ा हाईलाइट था वो था ओस्लो में आयोजित तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। अब इस ब्रेकडाउन को देखिए। इससे साफ पता चलता है कि असल में पर्दे के पीछे काम क्या हो रहा है। आइसलैंड के साथ हमारी बातचीत जियोथर्मल एनर्जी और मत्स्य पालन पर फोकस रही। वहीं फिनलैंड के साथ हमने 5G, 6G, AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी फ्यूचरिस्टिक चीजों पर हाथ मिलाया है। और डेनमार्क के साथ वहां ग्रीन शिपिंग और वाटर मैनेजमेंट पर अहम समझौते हुए हैं। मतलब साफ है, हमारा फोकस पूरी तरह से क्लीन एनर्जी, डिजिटल ग्रोथ और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर है। इसी नॉर्वे दौरे के दौरान मुख्य मंच से थोड़ा हटकर एक ऐसी घटना भी हुई जिसने पूरी दुनिया में मीडिया एथिक्स को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल बड़ा तीखा है। ये जर्नलिज्म था या सिर्फ एक दिखावा? हुआ यूं कि एक नॉर्वेजियन पत्रकार ने प्रधानमंत्री से चिल्लाकर कुछ सवाल पूछे। अब एक ओपिनियन पीस में यह सवाल उठाया गया है कि क्या यह सच में जवाबदेही तय करने का एक तरीका था या फिर रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल होने का कोई स्टंट। इस एक घटना ने प्रेस प्रोटोकॉल पर बहुत गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। इस पूरी बहस को समझने के लिए हमें एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी अंतर को समझना होगा। एक होता है जॉइंट डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट,
जो एक बहुत ही फॉर्मल प्रोटोकॉल है जहां अचानक से आउट ऑफ द बॉक्स सवालों की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जाती। और दूसरी तरफ होती है ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका तो मकसद ही सीधे सवाल जवाब करना होता है। आलोचकों का कहना है कि एक फॉर्मल डिप्लोमैटिक इवेंट में अचानक से चिल्लाना कोई प्रेस फ्रीडम नहीं, बल्कि तय प्रोटोकॉल को तोड़ना है। जैसा कि इस कोर्ट ने बहुत ही सलीके से कहा गया है, मकसद टकराव था जिसमें सुनने का कोई धैर्य नहीं था। इस पूरी आलोचना का लब्बो-लुबाब यही है कि उस रिपोर्टर का ध्यान शायद जवाब सुनने में था ही नहीं। उसका फोकस बस एक वायरल वीडियो बनाने पर था। क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब बाद में ऑफ स्टेज सवालों के जवाब दिए भी जा रहे थे, तब भी वहां सिर्फ टोका-टाकी चल रही थी। ये आज के मीडिया की उस अजीब सी रेस को दिखाता है जहां कुछ पत्रकार खुद ही खबर बनना चाहते हैं। और अब दुनिया भर की इन खबरों के बाद वापस अपने देश लौटते हैं और बात करते हैं एक दिलचस्प घरेलू कानूनी मामले की, जो मीडिया के एक ट्रेडमार्क विवाद से ही जुड़ा है। कानून की भाषा में एक टर्म होता है अंतरिम सुरक्षा या इंटरिम प्रोटेक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने तक किसी भी शख्स की गिरफ्तारी पर अस्थायी रूप से रोक लगा देना। और हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कॉपीराइट के मामले में इसी पावर का इस्तेमाल किया है। मामला कुछ ऐसा है, मथुरा में भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि आज तक न्यूज चैनल के लोगों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि आरोपी मनीषा ठाकुर का दावा है कि उनके पास आज तक न्यूज भारत का अपना खुद का कॉपीराइट है। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई, जब तक हम इन दोनों दावों की पूरी और बारीक जांच नहीं कर लेते, तब तक किसी भी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हमने राजनीति, रक्षा, दुनिया भर में भारत की कूटनीति, मीडिया की नैतिकता और अदालत के अहम फैसलों पर बारीकी से चर्चा की। अब एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, ये सारे अलग अलग घटनाक्रम, चाहे वो समंदर में हमारी बढ़ती ताकत हों, राजनीति के बदलते समीकरण हों या भविष्य की तकनीक के समझौते, ये हमारे आने वाले कल को किस तरह से शेप करने वाले हैं, जरा सोचिएगा। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए और हाँ, हमेशा सही सवाल पूछते रहिए।